हो बच्चों, कैसे हो? All good? I hope your preparations are going on well for other subjects as well as accounts. Accounts, we've done one chapter, dissolution, in this series, and for this year, we are heading towards the next chapter, which is final accounts of companies. Application of Schedule 3, Part 1. देख के बड़ा डर लग रहा है क्या? शेड्यूल 3 पार्ट 1, पता नहीं क्या क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट द बैलेंस शीट फॉर्मेट. अगर आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाया है, अगर बनाया है ठीक से, तो बैलेंस शीट तो समझ में आएगा कि होता क्या है. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट. तो फर्म के बैलेंस शीट, जैसे पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर जैसा होता है, जैसे आपने क्लास 11 में किया है, उनका बैलेंस शीट थोड़ा अलग है और कंपनी का थोड़ा अलग है. Company's balance sheet is prepared in vertical format. Vertical format meaning we state the liabilities first. पहले liabilities लिखेंगे और उसके बाद assets लिखेंगे. Okay? This is how we present. That's why it's called vertical balance sheet. अभी तक हमने जो बैलेंस शीट बनाया है, अगर आपने पार्टनरशिप किया है या सोल प्रोप्राइटरशिप किया क्लास 11 में, so you had liabilities on one side and assets here, like this. This was the horizontal balance sheet, and now it is the vertical balance sheet. Assets और liabilities तो वही है. बस ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम एसेट बोल सकते हैं और किस चीज़ को लायबिलिटी बोल सकते हैं. सो आई एम अज्यूमिंग इफ़ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल, तो अगर लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी ये समझ लो कि लायबिलिटी वो होता है जो हमको पे करना है. कंपनी ओज इट टू अदर्स, द लायबिलिटीज, एंड इट हैज़ टू पे आइदर विद इन 12 मंथ्स इन शॉर्ट टर्म और आफ्टर 12 months मीनिंग 1 साल के बाद इन द फ्यूचर. सो ये लायबिलिटीज है और एसेट्स है उल्टा. एसेट्स आर व्हाट द फर्म ओन्स, जो फर्म का है, कंपनी का है, बिजनेस का है. प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स सब होंगे. इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर्स है, कैश बैंक है, स्टॉक्स है. ये सारे कुछ एसेट हो गए कंपनी के, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. पैसे मिलेंगे उनके अगेंस्ट में, यूजुअली हम उनको एसेट्स बोलते हैं. ओके, सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये हो गए बैलेंस शीट. तो मुझे सिर्फ प्रेजेंट करना है, कुछ फाइंड नहीं करना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इस चैप्टर में. तो क्या करेंगे आज हम लोग, सिर्फ ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है. एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर एकदम फिक्स्ड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, मैं इनको चेंज नहीं कर सकती, बस इतना याद रखना है. ऑलराइट, so we have to stick to the given headings and subheadings, the same terms that are used there. So once if we just go through it, let's understand कैसे place करते हैं इसको. We make this in the order of permanence. So पहले long term चीज़ें आते हैं और फिर short term चीज़ें आते हैं. Long term is beyond 12 months, short term is within 12 months. Alright, so we'll just see first the liability side. Liability side first पहले आता है, इसलिए हम उसको पहले समझते हैं कि liabilities को कैसे अरेंज किया गया है. So let's see, चलिए से एक छोटा ब्रीफ समझ लेते हैं. Now here I have written all the elements that will be there in the liability side. Alright, so I would want you to make a note of it. और इसको जल्दी से समझा देते हैं और ये भी ट्रिक भी बताते हैं कि जल्दी से लर्न कैसे करना है. How can you memorize it easily? Best is you understand it. समझ के जल्दी तो याद भी जल्दी हो जाएगा. So now, first thing is all equities and liabilities are stated here. लेकिन उससे पहले हेडिंग समझ लेना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स रहता है. काउंसिल में इसी सब चीज़ पे लिए हाफ या 1 मार्क कुछ भी मिल सकता है. सो नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन. अगर कंपनी का नाम नहीं दिया है तो आप उसको छोड़ दीजिए ब्लैंक. बैलेंस शीट एज एट, प्लीज स्ट्रेस एट द वर्ड एज एट ही लिखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास इतने एसेट्स और लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट बताता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कैन नॉट बी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग. नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड
it is talking about that. So we write for the year ending. Here we write as at, not even as on. It's at a particular time. So as at whatever date is given to you, 31st March 2023 सोचो दिया हुआ है, तो आप 31st March 23 लिख देंगे या जो भी डेट दिया है, ठीक है. Then particulars, these are the showing the heads of accounts. इसको हमने concise, बहुत सारे liabilities होते हैं एक बड़े कंपनी के पास, इतने तरह के liabilities होते हैं, छोटे मोटे और बड़े भी. So here it is very difficult to put all the liabilities, जितने भी accounts हैं हम सबको यहाँ पे अलग अलग दिखाएंगे नहीं. तो हम क्या करते हैं, इनको एक ग्रुप में कर देते हैं. We group the liabilities. Okay, we will understand how we do the grouping. तो इन ग्रुप्स में हमने liabilities को क्लासीफाई किया है and we have to stick to these terms. Alright? यहाँ पर आप देखेंगे नोट नंबर कॉलम है. नोट नंबर होता है एक्सप्लेनेशन. अब क्योंकि मैंने लायबिलिटीज को ग्रुप कर दिया है, 4-5 लायबिलिटी मिला के एक पर्टिकुलर, सोचो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है, वहां पे मैंने डाला है. तो जो बैलेंस शीट पढ़ रहा है उसको पता कैसे चलेगा? हाउ विल द रीडर नो व्हाट इज इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन टू द बैलेंस शीट बनाते हैं, वो है नोट्स टू अकाउंट्स. उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. सो दैट नोट नंबर्स विल बी गिवन हियर व्हेन वी डू द सम. This is the current year figures and this is for the previous year figures. अगर आपको सम में दिया है previous year figures तो आप लिखेंगे, otherwise you will leave that column blank. Current year figure पहले आता है, फिर previous year figure. तो ये column समझ गए आप. Let's understand these. So the first thing is equities and liabilities. This is the major heading. आपको सम में दिया हो नहीं दिया हो, आपको कुछ major headings लिखने ही हैं, जैसे कि ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड लिखना ही है, ये लिखना ही है. नंबर 3 नॉन करेंट लायबिलिटीज लिखना है. नंबर 4 करेंट लायबिलिटीज. दीज आर कॉल्ड द मेजर हेडिंग्स, इसलिए उनको 1 2 3 4 करके नंबरिंग किया है. ठीक है, सिंपल है. फॉर्मेट में मार्क्स लूज नहीं करना है ना, वी डोंट वांट टू लूज मार्क्स इन द फॉर्मेट पार्ट. सो ऑल दीज यू हैव टू मेंशन, विद इन विच ये जो सब पार्ट्स दिए हैं वो जितने सम में दिए हैं, हर सम में ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चारों चीज़ें दी रहेंगी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर में. सो वट एवर इज गिवन टू यू, यू विल राइट दैट एंड लीव द अदर, फॉरगेट अबाउट द अदर्स. ऑलराइट, बट द मेजर हेडिंग्स यू विल हैव टू राइट वेदर इट्स स्पेसिफिकली गिवन इन द सम और नॉट, कि आपको खुद ही फ्रेम करना है बैलेंस शीट. नाउ सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड समझते हैं. शेयर मैं एक एक चीज़ को और डिटेल में लिख के दूंगी, क्योंकि इसमें एक एक हेडिंग के अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या अकाउंट्स आएंगे, वो डिस्कस करना ज़रूरी है, तभी तो बनेगा ये. इसलिए अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये ऑर्डर कैसा है. शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो ओनर्स हैं, हमारे ओनर्स ऑफ द बिजनेस, उनका पैसा, फंड्स. शेयर कैपिटल से आता है. यहाँ पे आपका इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ये सारा कुछ टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो प्रॉफिट से हमने रिजर्व्स बनाए हैं, जो बचा हुआ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, वो आएगा यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में. और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ शेयर वारंट्स का मतलब समझना है. शेयर वारंट्स आर राइट्स गिवन टू द probable shareholders in the future to purchase the shares of the company at a certain date at a certain fixed price. तो ये हो गया शेयर वारंट्स. इतना मीनिंग बस पता होना चाहिए, बाकी इसका कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो शेयर वारंट्स क्या है? एक परचेजिंग की राइट है. अभी आप शेयर्स खरीद नहीं रहे हो, लेकिन मे बी आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद खरीदोगे, और किस प्राइस पे खरीदोगे वो फिक्स कर लिया गया है. इसी को बोलते हैं शेयर वारंट. देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक सिर्फ लाइन फिगर है. अगेन इसका भी कोई कैलकुलेशन या नोट्स नहीं बनेगा. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पे शेयर्स एक जल्दी से समझ लेते हैं कि शेयर्स होते क्या है. बिकॉज शेयर कैपिटल, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नहीं किया है, नहीं आइडिया है, फिर भी शेयर होते हैं जो टोटल कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ओनर्स ने जो लगाया है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं. उन पार्ट्स को बोलते हैं शेयर्स. तो आप और हम भी एक कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, 1, 10, 100 जितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं. तो वी ऑल्सो बिकम शेयर होल्डर्स. तो हमने कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया? कंपनी के कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो हम शेयर होल्डर बन गए. जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है.
ठीक है। तो ये शेयर्स होते हैं। अगर हम शेयर्स हम कंपनी इशू कर रही है, सपोज कंपनी एक 100 रुपये का शेयर इशू कर रही है, एक शेयर है जिसका वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस 100 रुपये को आपको एक साथ देना है। हो सकता है कंपनी उसको आराम से इंस्टॉलमेंट्स में देने बोले। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे ना शेयर खरीदने के लिए, व्हेन यू अप्लाई, सोचो कंपनी ने बोला अगर आप जब अप्लाई कर रहे हो शेयर्स खरीदने के, तो एक शेयर खरीदना तो आप 20 रुपये दे दो मुझे, तो एप्लीकेशन मनी हो गया वो, ऑलराइट। और उसके बाद जब हम आप मतलब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी तो आप फिर 30 रुपीज़ दे देना, ऐसे। तो ये इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। उसके बाद भी और इंस्टॉलमेंट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ 50 रुपये मांगे हैं मैंने अभी तक। उसके बाद कॉल्स हो सकते हैं, कॉल्स में 1 2 3 कॉल्स हो सकते हैं, सो इसमें 10 रुपये, इसमें 40 रुपये, ऐसे करके कंपनी ब्रेक कर सकती है, राइट। सो इट कैन डिवाइड द नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पर क्या दिया है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। पेंडिंग है मतलब अभी तक अलॉट हुआ नहीं है। एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया है, लेकिन अभी तक कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अभी शेयर कैपिटल में जा नहीं सकता, क्योंकि अभी तक ये शेयर अलॉट हुआ ही नहीं है। तो शेयर होल्डर्स नहीं तो शेयर कैपिटल में कैसे जाएगा, राइट। तो इसको इसलिए एक अलग से लाइन आइटम करके लिख देते हैं। जितना भी पैसा आया है अब एप्लीकेशन के टाइम में, अगर वो अलॉट होना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट होना है उन शेयर्स का तो वो पैसा यहाँ पर आएगा। अब बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई ना, बैलेंस शीट डेट के बाद अलॉटमेंट होना है तो मुझे ये पैसे का अकाउंटिंग तो दिखाना पड़ेगा ना, ओके। सो दिस इज व्हाट वी शो हियर। कम टू द नेक्स्ट 2 3 and 4, बहुत सारे सब हेडिंग्स है। नॉन करेंट लायबिलिटीज यहाँ पर मतलब होता है फॉर बियॉन्ड 12 मंथ्स। अभी के लिए आप सिर्फ 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया समझ लो। एक साल अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर कमिंग 31 मार्च के पहले तक मुझे अगर ये पैसा नहीं देना है तो हम लॉन्ग टर्म इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। 12 महीने से ज़्यादा का मेरे पास टाइम है इसको पे करने के लिए। दीज आर कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज। अंडर दैट वी हैव 4 हेडिंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये समझ लो, बोरोइंग मतलब हमने पैसा लिया है, और प्रोविजन मतलब हम पैसे अलग करके रख रहे हैं कि आगे में जाके फ्यूचर में जाके मुझे पे करना है ये चीज़, ठीक है। तो ये एक्चुअल पैसा अभी हमने उधार ले लिया है, और ये जो प्रोविजंस है इसका मतलब ये है कि अभी पेमेंट अभी तक देने का नहीं हुआ है, हमने पैसा अलग करके रखा है, ठीक है। देना है लेकिन कितना देना है ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इसको प्रोविजन बोलते हैं। ये भी एक लायबिलिटी है, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो हमने टेंटेटिव फिगर इसमें डाल के रख दिया है, बिकॉज हमें तो फ्यूचर देखना है ना। हमें क्या करना होता है, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है जिन्हें नहीं पता है। प्रोविजंस मीनिंग आगे फ्यूचर अनसर्टन है, तो कल को जाके कुछ खर्चे अचानक से आ जाए तो मैं क्या करूँ। सो आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन। पैसे अलग करके रख दिए, मुझे पैसा देना ही है, जाना ही है, तो अलग करके रख दिया है। हो सकता है सपोज आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं, इट्स योर फॉर यू द एग्जाम्पल। अगर आप पिकनिक पे जाना चाहते हो तो आपको एक पता है कि हाँ अगले महीने मुझे पिकनिक पे जाना है, 1 2 3 पिकनिक पे जाना हो सकता है, तो मैं थोड़े पैसे अलग करके रख देता हूँ कि अगले महीने तो अलग जाना ही होगा ना, अचानक से तो नहीं आ जाएंगे पैसे, खर्चे हैं। सो आई विल टेक आउट फ्रॉम माई करंट अवेलेबल फंड्स एंड आई कीप इट असाइड। एग्जैक्ट अमाउंट पता है क्या कितना देना पड़ेगा पिकनिक में, और कितने पिकनिक में हम जाएंगे नहीं पता है, इसलिए उसको प्रोविजन बोलते हैं, ऑलराइट। सो जब तक कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मुझे एक एग्जैक्ट लायबिलिटी के अकाउंट इसमें नहीं डाल सकते हैं लायबिलिटी अकाउंट में, तो यहाँ पर हम उसको प्रोविजन बोले। सो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, 1 साल के बाद देना हो सकता है। देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज वन थिंग, यू जस्ट हैव टू नो कि यहाँ पर ये आएगा, डिटेल में नहीं जाना है। टैक्स तुम्हें पता है कंपनी को देना है, तो ये लायबिलिटी है ही कंपनी की। तो डेफर्ड टैक्स होता है कि हमको अभी देना है फ्यूचर में, अभी नहीं अराइज हुआ है लायबिलिटी टैक्स का, लेकिन आगे आएगा, तो इसलिए उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इतना ही जानना है इसके बारे में। जो अभी सिर्फ नेम से एक जानना है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जैसे कि ये
मीनिंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, एक बार बुक में जो दिया है वो फिर से एक बार पढ़ लेना। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो इस कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 सब हेडिंग्स नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 है, जैसे मैंने देखो इन दोनों को अंडरलाइन किया है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वैसे ही करंट लायबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ऑल्सो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी है। ये लॉन्ग टर्म, ये करंट, ये 3 हेडिंग्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और यहाँ पे क्या है, ट्रेड पेबल्स। तो ये बड़ा इजी है लर्न करने के लिए, ऐसा दिखता है इतने सारे कैसे लर्न हो जाए 2 3 4 बार पढ़ो, फिर से पढ़ो कल, बस डन। Then we come to the total. We total up all the liabilities and keep it here. So this is as far as the liability side is concerned. Now we will quickly go through the asset side also. Okay. तो asset side जैसे liability side है, वैसे ही हमने उसको कंसाइज करके सारे assets के लिए groups बनाए हैं। तो ये groups ऐसे हैं. First thing you will have to write the assets. You will have to write the heading. अगेन जैसा लायबिलिटी साइड में है वैसे ही एसेट साइड में भी वी हैव मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मेजर हेडिंग्स हो गए नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। वी हैव ओनली 2 मेजर हेडिंग्स हियर, नॉन करेंट अगेन लॉन्ग टर्म एंड करेंट एसेट्स जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस है, और हमने वो ऑब्जेक्टिव भी वही है कि उसको कैश में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हेडिंग्स हियर। यहाँ पे नोट करो कि ये अगर पुराना एडिशन वगैरह यूज कर रहे हो तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स करके तुम्हें कुछ दिखेगा, तो वो अब चेंज हो गया है। काउंसिल हैज अपडेटेड इट अ फ्यू इयर्स बैक। इट मेड इट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, है ना, जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस का वो सब यहाँ पे आएगा। एंड इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये सब जब हम बात करें टैंजिबल एसेट्स की बात करें, टैंजिबल मतलब टैंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे फर्नीचर, ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक दिख रहा है हमें सामने, तो वो हो गया टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स जितने भी हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कहलाएंगे और उसी के हेडिंग में जाएंगे। और इनटैंजिबल एसेट्स भी यहाँ पे दिया, एंड इनटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल मतलब जो नहीं दिखता है लेकिन एसेट तो है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, इनके बिना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दीज एसेट्स ये हमें फायदा तो देते हैं लेकिन दिखते नहीं, तो ये आ गए इनटैंजिबल एसेट्स में। तो ये हो गया यहाँ का एक पहला हेडिंग अंडर नॉन करेंट एसेट। इसी को अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दें तो ये हो गया नंबर 1 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और इनटैंजिबल एसेट्स हो गया नंबर 2 उसका सब पार्ट। तो इसी को अलग अलग दिखाएंगे, मतलब टैंजिबल एक साथ दिखाएंगे, इनटैंजिबल एक साथ दिखाएंगे। ओके, नाउ थर्ड एंड फोर्थ कम्स फ्रॉम 1 and 2 ओनली। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बना नहीं है पूरा, तो उसको हम दिखाएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, एंड देन इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो इतना ही समझना है कि यहाँ पर आएगा, ये दोनों रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स से। ऑलराइट, सो 1 2 3 4 डन, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड वाला हो गया तुम्हारा बी इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब किसी कंपनी का शेयर, डिवेंचर खरीद लिया है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तो वो 12 महीने से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या था, टैक्स है जिसका पेमेंट लायबिलिटी अभी बाकी है, देना है, और ये एसेट इसलिए है क्योंकि हमने आगे एडवांस में पे कर दिया है।
तो ये एसेट है, बाद में हमको ये कम पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर्स में। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, तो ये यहाँ पर आएगा। ये सब चलता रहता है, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट दिखेगा तुम्हें या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखेगा किसी भी सम में, पर्टिकुलर सम में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर तुमने किसी को लोन दिया है बियॉन्ड 12 मंथ्स, एडवांस दिया है, तो वो यहाँ पर आएगा। ओके, अदर एंड या अंडरस्टैंड दिस लोन इज नॉट अ लायबिलिटी, लोन इज अ एसेट बिकॉज यू हैव गिवन द लोन टू समवन, तो उधर से पैसा वापस आएगा, दैट्स योर मनी, राइट, दैट्स व्हाई इट्स एन एसेट। अदर नॉन करेंट एसेट्स जो इसके अंदर में नहीं आएगा, इन हेडिंग्स के अंदर में, दैट विल बी प्लेस्ड अंडर अदर नॉन करेंट एसेट्स। Then come to current assets. Current investment, see, just like non-current investment, see current investment. Okay, यहाँ पे similar क्या क्या है? Non-current investment, current investment. Okay, then you have long-term loans and advances, and here short-term loans and advances. Here other non-current assets, here other current assets. तो ये तीन तो overlapping ही है, जैसे liabilities में भी था। अब ये तीन को समझ लेते हैं। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक्स ऑफ गुड्स, ओके, एंड अदर थिंग्स आल्सो। ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे ट्रेड पेएबल्स है वहाँ लायबिलिटी में, ये ट्रेड रिसीवेबल, इससे इनसे हमको पैसा लेना है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल से। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो मेरा पैसा है ही, तो कैश और बैंक जितने भी अकाउंट है मेरे, सब मिला के यहाँ पे दिखाए। ओके, सो आई होप यू मेड अ नोट ऑफ दिस एंड द लायबिलिटी साइड। नाउ वी हैव टू गो अ लिटिल बिट, अब इसको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, तो मैं एक दिन का टाइम लो, इसको याद करो, लिख के रख लो कहीं पर, दीवार पर चिपका दो, एंड कीप सीइंग इट ऑन द गो, व्हेनेवर यू आर क्रॉसिंग दैट प्लेस यू विल हैव अ लुक एट इट, ओके फाइन, एंड इट रन्स इन योर माइंड। इसको जल्दी जल्दी लर्न करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये जो फॉर्मेट है अगर लर्न कर लिया तो ये हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी काम आएगा और बहुत ज़रूरी है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी ज़रूरी है ये फॉर्मेट, समझना है कि किसके अंदर क्या आता है। ओके, सो हियर इन दिस वीडियो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डूइंग इन डिटेल एक एक हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है एंड हाउ टू मेक द सम्स, डू द सम्स। ऑलराइट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। अकाउंट्स इज easy. All the best.